हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मार्च के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं आज और लास्ट में आपको हेडलाइन और क्वेश्चन ऑफ द डे देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज रिवीजन क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है, उसका एक रीज़न मैं आपको देती हूँ क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है आज। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लेंथी चला जाए, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात हम करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कौन सा दिन है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस साल जो थीम डिसाइड की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, वो है पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये दिन और ये थीम डिसाइड की गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार थाईलैंड में इस दिन को 2013 में प्रपोज किया था। बेसिकली इस साल जो है वो 50th एनिवर्सरी है, जब यहाँ पर साइट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई थी। एवरी 3 मार्च वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इस दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना साइन किया गया था 1973 में। इसलिए यहाँ पे हम आज के दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिल सके और हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जिनको ईयर बुक चाहिए है तो वो परचम स्टोर पे विजिट कर लीजिएगा। परचम स्टोर पे विजिट करके आप ईयर बुक को, उसकी हार्ड कॉपी को ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी को भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सन है यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये विनोद कुमार शुक्ला है। कौन है ये? राइटर हैं, ऑथर हैं। इन्हें रिसेंटली नाबोकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, हिंदी राइटर विनोद कुमार शर्मा हैज़ वॉन द 2023 PEN पैन अमेरिका अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर, जिसका नाम क्या है? नाबोकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, इन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की है, कई सारी नोवेल्स लिखी हैं और पोएम्स को भी इन्होंने लिखा है। इनकी जो सबसे अच्छी पोएम मानी जाती है वो मानी जाती है नौकर की कमीज़। नौकर की कमीज़ इन्होंने 1979 में लिखा था और इसी पुस्तक के लिए, इसी नोबल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1999 में 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था नौकर की कमीज़ के लिए। कई सारे इन्हें अवार्ड दिए गए, जैसे कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से अवार्ड इन्हें दिए जा चुके हैं। ये है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक, चलिए अगले पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं हम। पाकिस्तान पीएम अपॉइंट्स फर्स्ट एम्बेसडर फॉर करतारपुर कॉरिडोर। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उनके राजदूत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम क्या है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। उन्होंने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को जो है वो एम्बेसडर अपॉइंट किया है करतारपुर कॉरिडोर का। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि लगातार जो सिखों के पवित्र स्थान है, पिलग्रिम साइट्स हैं, उन पे अटैक हो रहे हैं। तो इसी चिंता को जाहिर करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर के पहले एम्बेसडर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को अपॉइंट किया है, इनकी नियुक्ति की है। साथ ही साथ ये सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग माइनॉरिटी विंग के हैं। ठीक है, जो करतारपुर कॉरिडोर है वो बेसिकली गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि पाकिस्तान में है और डेरा बाबा नानक शीरी जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, इसको कनेक्ट करने का काम ये कॉरिडोर करता है। और हमेशा करतारपुर कॉरिडोर आपने देखा होगा कि न्यूज़ में बना रहता है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इन सभी के आपके इलेक्शन रिसेंटली हुए हैं। ठीक है ना, तो आइए इन्हीं इलेक्शन पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है हिकानी
ज़कालू के बारे में। ये है हेकानी ज़कालू, जो कि पहली एमएलए बनी है नागालैंड की हिस्ट्री में, पहली महिला एमएलए, पहली महिला विधायक नागालैंड की हिस्ट्री में कौन बनी है? हेकानी ज़कालू बनी है। नागालैंड में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और बेसिकली ये एनडीपीपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करती हैं और पहली महिला एमएलए चुनी गई है नागालैंड असेंबली में। ठीक है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से इन्होंने इलेक्शन को लड़ा और जीता वो दीमापुर 3rd कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब रिसेंटली नागालैंड में इलेक्शन हुए हैं और नागालैंड में टोटल जो सीट है वो 60 सीट है और इन 60 सीट में अभी रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। देख लेते हैं, ये नागालैंड का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस से भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी मतलब नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सीट्स मिलाकर यहाँ पे मेजॉरिटी आई है 37 की, और अब आने वाले समय में ये दोनों पार्टीज जो है मिलके वो सरकार बनाएंगी नागालैंड में। वैसे ही त्रिपुरा में भी इलेक्शन हुए हैं और त्रिपुरा में भी आप देखेंगे 60 सीट त्रिपुरा में भी आपको देखने को मिलेंगे और वापस से त्रिपुरा में जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो भी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट मिलेगी। बीजेपी और आईपीएफटी ने अलायंस बनाया है 31 सीट का और यहाँ पे वापस से बीजेपी सेकेंड टाइम इन अ रो त्रिपुरा में जो है वो पावर में आएगा और इनकी सरकार बनेगी। अब यहाँ पे आईपीएफटी क्या है? तो आईपीएफटी इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा के इलेक्शन और नागालैंड के इलेक्शन के बारे में हमने जानकारी ली। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे, हु वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल इन द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो रिसेंटली 84th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली गई, कहाँ पे? पुणे में। कहाँ पे खेली गई? पुणे में खेली गई। यहाँ पे वीमेन सिंगल का टाइटल और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। ये वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं पास्ट में, अनुपमा उपाध्याय। इन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है, जो कि 84th नंबर की सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, जो कि पुणे में आयोजित की गई थी बालेवाड़ी स्टेडियम में। अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो मेंस कैटेगरी में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? मिथुन मंजूनाथ के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे अनुपमा उपाध्याय और मिथुन मंजूनाथ का नाम आपको याद रखना है, दोनों का एसोसिएशन बैडमिंटन से है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिक्स डबल के बारे में, तो मिक्स डबल में आप देखेंगे गायत्री गोपीचंद। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि गायत्री गोपीचंद का एसोसिएशन किस गेम से है, तो आंसर हो जाएगा ये बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है ना। और ट्रेसा जॉली, ठीक है, इन्होंने वीमेंस डबल का चैंपियनशिप अपने नाम किया है। तो आपको यहाँ पे प्लेयर्स के नाम पे फोकस करना है। अनुपमा उपाध्याय याद रखोगे, मिथुन मंजूनाथ याद रखेंगे आप, फिर आप याद रखेंगे गायत्री गोपीनाथ और टेरेसा जॉली। चलिए अब एक हम खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जो कि फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है जस्ट फॉन्टेन, जो कि फ्रांस के फुटबॉल लीजेंड है, फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 1958 में गोल करके वर्ल्ड कप जिताया था फ्रांस को, और इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको बस इन खिलाड़ी का नाम, इनकी कंट्री और इनके स्पोर्ट के बारे में आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ बाय द यूएस स्पेस एजेंसी नासा। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उनके द्वारा साइंस चीफ की नियुक्ति हुई है, साइंस चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है। पूछा जा रहा है कि कौन है, तो आंसर हो जाएगा निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स, आप स्क्रीन में देख सकते हैं उनकी फोटो। अच्छा, आपने सुना होगा कि नासा का एक सोलर मिशन भेजा था, पार्कर सोलर प्रोब, है ना, उसमें टॉप साइंटिस्ट थी निकोला फॉक्स और उन्हें ही नासा के द्वारा यहाँ पे साइंस चीफ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी नासा ने अपने स्टडी करने के लिए 2022 में एक कमेटी बनाई थी, जो यूएफओ होते हैं ना, यूएफओ यूनिफाइड एरियल फिनोमेना, जो आपके यूएफओ होते हैं, वो पाए गए थे, घूमते हुए दिखे थे। कहाँ पर आपको? अमेरिका के रीजन में, अमेरिका के मिलिट्री के द्वारा उन्हें डिटेक्ट किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे व्हाइट हाउस के पास भी उन्हें देखा गया था, तो इसलिए जो ओवरसी कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में भी ये रही थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, हु टुक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। पश्चिमी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे 3 जो है
वो नेवल कमांड देखने को मिलेंगी। ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में हेड ऑफिस है। अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और सदर्न नेवल कमांड जो है उसका हेड ऑफिस आपको कोच्चि में देखने को मिलेगा। तो इसी वेस्टर्न नेवल कमांड के जो कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट हुए हैं वो दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो ये कुछ पर्सन्स थे जो हमने देखे। अब हम बाकी की न्यूज़ मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस और बैंकिंग की न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिल रेस के बारे में। तो एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिल रेस की शुरुआत हो गई है। ये साइकिल रेस जो है वो कहाँ से शुरू होगी? श्रीनगर से, और ख़त्म कहाँ होगी? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तो श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक ये पूरी साइकिल रेस चलने वाली है, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिल रेस है। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। एशिया लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग ऑफ फ्रॉम द श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बाक्षी स्टेडियम श्रीनगर से शुरू हुई है, स्टार्ट हुआ है, और ख़त्म कहाँ होगी? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में होगी। टोटल 3651 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करने वाली है, और कहाँ पर? NH44 नेशनल हाईवे 44 पे ये पूरी रेस कंडक्ट कराई जाएगी, जो कई सारे बड़ी सिटीज़ से, मेट्रो सिटीज से गुजरेगी। अच्छा, ये जो एशिया की लॉन्गेस्ट हमारी साइकिल रेस है, ये कंडक्ट कौन कराता है? तो एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप भी इसको कहते हैं। वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिल एसोसिएशन के द्वारा इसको रन किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर उड़ीसा राज्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ गोल्ड रिजर्व मिले। कुछ समय पहले देखो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिले थे, राइट? वैसे ही उड़ीसा राज्य में भी गोल्ड रिजर्व फाइंड हुए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में। तो उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में गोल्ड रिजर्व डिस्कवर हुए हैं, फाइंड किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 जिले? तो देवघर, क्योंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, क्योंझर और देवघर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो गोल्ड रिजर्व को पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा जो राज्य है वो सोल आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर है क्रोमाइट डिपॉजिट का, क्योंकि हमारे भारत का 96% जो क्रोमाइट होता है वो आपको उड़ीसा राज्य से मिलता है। उड़ीसा राज्य में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और अब यहाँ पे गोल्ड रिजर्व भी डिस्कवर किया गया है GSI के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और बताया जा रहा है कि लगभग 1685 kg यहाँ पे गोल्ड रिजर्व होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें। पहली जो सर्वे कराई गई थी 1970-1980 के आसपास कराई गई थी, तब भी कुछ गोल्ड डिपॉजिट देखे गए थे, लेकिन वो सारा डेटा पब्लिक नहीं किया गया था। अभी यहाँ पे 3 जिलों में उड़ीसा राज्य के, जिसका नाम है देवघर, क्योंझर और आपका मयूरभंज, यहाँ पर आपको गोल्ड डिपॉजिट देखे गए हैं। अब अगली जो स्लाइड है तो देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेना। मेजर मिनरल फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा राज्य में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो अगर आयरन के बारे में बात करते हैं तो आयरन मिलता है यहाँ पे कहाँ कहाँ? तो आप लोग ने बादाम पहाड़ी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बादाम पहाड़ी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है आयरन देखने को मिलेगा, और गुरु माही साहनी, यहाँ पर भी आपको आयरन मिलेगा। मैग्नीज के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीज आपको कहाँ मिलेगा? कालाहांडी और कोरापुट, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। कालाहांडी और कोरापुट में आपको मैग्नीज मिलेगा। बॉक्साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालाहांडी, रायगढ़ और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो बॉक्साइट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर डोलोमाइट के बारे में बात करते हैं तो सुंदरगढ़, संभलपुर, कोरापुट में आपको जो है वो डोलोमाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, करेंगे हम यहाँ पे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले बात हो रही है एक्सरसाइज सिनायु मैत्री। तो एक्सरसाइज सिनायु मैत्री बेसिकली इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, सिनायु मैत्री एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जापान में कंडक्ट कराई जा रही है। कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? ये जापान में कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, जो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन चल रहा है ना, उसके ही साइड लाइन में सिनायु मैत्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे दोनों देशों की जो एयर फोर्सेस है उनके बीच में म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़े। यहाँ पर जो C-17 ग्लोब मास्टर 3 है वो पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर रहती चीज़ें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव प्रोक्योरमेंट ऑफ 70 HTT 40 बेसिक
ट्रेनी एयरक्राफ्ट फॉर IAF। तो सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो मॉडल का नंबर है HTT-40 और इस HTT-40 ये एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट है। इसके 70 इसकी आप बोल सकते हैं कि 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है। इन ट्रेनी एयरक्राफ्ट को तैयार करने का काम, इनको डेवलप करने का काम कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर रहा है। 2026 तक इनकी डिलीवरी होगी ऐसा बताया जा रहा है, और जिसके लिए 6,828 करोड़ रुपीस लागत लगेगी। ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो ट्रेनी एयरक्राफ्ट है जो कि नए पायलट इंडक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। आने वाले 6 साल में जो है, सॉरी 2026 बोल दिया ना मैंने, 2026 नहीं, आने वाले 6 सालों में इसकी डिलीवरी दी जाएगी। नेक्स्ट है L&T के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट विद L&T फॉर एक्विजिशन फॉर 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स। तो सरकार ने 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए L&T के साथ अनुबंध किए हैं। हाँ, ये अनुबंध जो है वो 2026 तक का है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट L&T के साथ, और L&T यहाँ पर जो है वो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप जो है वो देगा किसको? इंडियन गवर्नमेंट को, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 3,000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये, द डिलीवरी ऑफ दिस इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड कॉन्ट्रैक्ट शिप आर शेड्यूल्ड टू कॉमर्स इन 2026। दिस शिप कैन यूज टू ट्रेन द ऑफिसर्स कैडेट्स एट सी। तो जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको सी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा, और किस तरीके से आप बचाव कामों को, जो आपके कोई अगर तस्करी हो रही है, कोई डूब रहा है, कोई जहाज पलट गई है, तो आपके जो बचाव काम होते हैं उनको आप कितने अच्छे तरीके से और कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये साइन किया गया है L&T के साथ, ठीक है, अधिग्रहण के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे CE-20 के बारे में। रिसेंटली CE-20 का टेस्ट कराया गया, फ्लाइट टेस्ट हुआ। CE-20 क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है जो कि चंद्रयान 3 मिशन में यूज किया जाने वाला है। तो इसरो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन का जो क्रायोजेनिक इंजन है CE-20, उसका रिसेंटली टेस्ट किया है इसरो के द्वारा, ठीक है। इस CE-20 को, इस क्रायोजेनिक इंजन को डिजाइन एंड डेवलप करने का काम किसने किया है? लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि एक सब्सिडरी है इसरो की। ये पहला इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है जो कि गैस जनरेटर साइकिल है। बेसिकली आपने सुना होगा कि हम लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, बट क्रायोजेनिक इंजन का अगर आप यूज करते हैं तो थ्रस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो थ्रस्ट ज़्यादा इसमें जनरेट होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर में आपको गैसेस का यूज़ करना पड़ता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक अचीवमेंट है इसरो का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एग्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट पूषा कृषि विज्ञान मेला। तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया है। ये 3 दिन तक चलने वाला मेला है, और कहाँ पे चलेगा? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अब इस मेले की थीम क्या है? तो थीम है यहाँ पे न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विथ श्री अन्न। तो बेसिकली जो श्री अन्न बेस्ड फूड चेन है हमारी, आप किस तरीके से स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हो, किस तरीके से फार्मर्स जो हैं वो अपने जो ईल्ड है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो उसके लिए यहाँ पे ये पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है नई दिल्ली में, ठीक है। थीम आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है सीनियर मिशन लीडर SML कोर्स। अब ये क्या कोर्स है भाई? कोई पढ़ाई लिखाई का कोर्स है? तो हाँ, ये पढ़ाई लिखाई का कोर्स है, लेकिन ये आपकी और हमारी पढ़ाई लिखाई का कोर्स नहीं है। हमारे जो पुलिस मैन होते हैं, मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, वो कई सारे UN पीस कीपिंग मिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अपनी आर्मी को हम ऐसे ही भेज दें, अपनी मिलिट्री को ऐसे ही भेज दें कि जाओ बेटा लड़ाई करो, नहीं ना। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इन UN पीस कीपिंग मिशन के लिए। उसी कोर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, जिसका नाम है सीनियर मिशन लीडर्स कोर्स, ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नॉमिनेशन मांगे हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से कि अपने 3-3 मेंबर्स के नॉमिनेशन हमको भेजो, जो कि एक मिलिट्री पर्सन हो, एक पुलिसमैन हो और एक सिविल डोमेन से हो। तो ऐसे 3 कैंडिडेट के नाम आप हमको सजेस्ट करो, भेजो हर राज्य से, हर यूनियन टेरिटरी से, जिससे हम उनके नाम सीनियर मिशन लीडर कोर्स के लिए भेज सके। कहाँ पर होना है ये कोर्स? जापान में आयोजित किया जाना है, जापान की कैपिटल टोक्यो में 19 जून से 30 जून इस साल इस कोर्स का आयोजन किया जाएगा। बेसिकली जो यूएन मिशन होते हैं, पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उनके प्लान, उन्हें कैसे मैनेज करना है, इन मिशन को आप कैसे लीड कर सकते हैं, है ना, जो आपके इक्विपमेंट होते हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज बेसिकली यहाँ पे कराए जाते हैं। ये जो सीनियर मिशन लीडर कोर्स है इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सरकार के एक और अचीवमेंट के बारे में, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत हमारे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि क्लिनिक को खोला गया था और इन केंद्रों की संख्या जो है वो 9,000 के पार चली गई है। आइए इन क्लिनिक के बारे में, इन केंद्रों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर जो डेटा पब्लिश किया गया है, पीआईबी की न्यूज़ मैंने यहाँ पर ली है। इन्होंने कहा है कि हमारे देश में, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें बताया कि हमारे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 के ऊपर पहुंच गई है। ये जो जन औषधि केंद्र हैं ये हमने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सेटअप किए गए थे और ये बेसिकली पूरा का पूरा जो आपकी परियोजना है इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। तो भारतीय जन औषधि परियोजना कब आई थी? 2008 में आई थी। किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? तो फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर ये स्कीम काम करती है। इसके अंदर हर एक राज्य में आपको जिलों में जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पर जो गरीब परिवार लोग के होते हैं उनको दवाइयाँ आपको मुहैया कराना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई थी, जिससे जो बीमारी का बर्डन होता है, हेल्थ का बर्डन होता है, वो पुअर फैमिलीज पे ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कॉमेमोरेट द सक्सेस ऑफ स्वायत्त। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने स्वायत्त की सफलता का जश्न मनाया। ये स्वायत्त जो स्कीम है ये शुरू की गई थी, बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो शुरू किया गया था वो 2019 में किया गया था। इसका एक मकसद था कि जो सारे सेलर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको एक कंप्लीट सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है। तो उनके द्वारा ही स्वायत्त इनिशिएटिव शुरू किया गया था। स्वायत्त इनिशिएटिव जो है वो स्टार्टअप, वीमेन एंड यूथ को ई ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है। और जीईएम जो है वह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके सीईओ कौन है? पीके सिंह है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में। बेसिकली रिसेंटली यहाँ पे जो है वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है 4 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पब्लिश की गई है कि डीकार्बनाइजेशन, आप किस तरीके से फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी पे, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो इन 4 पैरामीटर के आधार पे यहाँ पे रैंकिंग की गई है और टॉप किया है कर्नाटका ने, उसके बाद गुजरात का नंबर है। ठीक है। आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनालिसिस, IEEFA, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर जो है वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक है। इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें कर्नाटका टॉप पे है और उसके बाद गुजरात यहाँ पर आता है। ठीक है। बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारे देश के 16 राज्य ऐसे हैं, 16 राज्य ऐसे हैं जो कि एनर्जी ट्रांजिशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है और लगभग 90% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन्हीं 16 राज्यों में होता है। कर्नाटका यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, टॉप पे है चारों डायमेंशन में। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे, सेकेंड नंबर पे कौन है? गुजरात का नंबर है।
उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब जो है वो प्रॉमिसिंग प्रिपेयरनेस में, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं। बट वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो अपने टारगेट से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट है यूएई, वर्ल्ड फर्स्ट फ्री जोन फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल असेट कंपनीज। रिसेंटली यहाँ पे ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया गया था और वहीं पर ये अनाउंसमेंट हुई है। तो रस अल खाइमा जो कि एक कह सकते हैं कि 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई में से एक है, जिन्होंने RAK डिजिटल असेट ओएसिस को सेटअप करने की बात की है और कहा है कि यूएई वर्ल्ड का पहला फ्री जोन बन जाएगा जिसमें आप डिजिटल और वर्चुअल असेट कंपनी को सेटअप कर सकते हैं। तो एक फ्री जोन यहाँ पे तैयार करने की बात यूएई के द्वारा की गई है। ठीक है ना, जिसमें कोई भी यहाँ पे प्रॉपर मतलब आप इनोवेशन कर सकते हो, आपके लिए फ्री जोन है, आप डिजिटल कंपनी को सेटअप कर सकते हो, वर्चुअल असेट बना सकते हो एटसेट्रा। यूएई की कैपिटल आबू धाबी और करेंसी दिरहम चलती है। नाउ बात करते हैं मूडीज़ के बारे में। तो मूडीज़ ने रिसेंटली भारत की जीडीपी को फॉरकास्ट किया है। अच्छा, कुछ समय पहले मतलब नवंबर 2022 में भारत की जीडीपी इन्होंने फॉरकास्ट की थी कि 4.8% रहेगी 2023 के लिए। अब वापस ने इन्होंने अपना डेटा रिवाइज किया और कहा है 2023 के लिए भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 5.5% रहेगी, ऐसा मूडीज़ का कहना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जो जीडीपी है वो 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, और जो G20 नेशंस हैं उन सारे G20 नेशन में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो भारत की ही रहेगी। उसके बाद चाइना और इंडोनेशिया का नंबर है। ये बात भी मूडीज़ की रिपोर्ट में बताई गई है। अकॉर्डिंग टू द मूडी प्रोजेक्शन, इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2023 इज द हाईएस्ट अमंग द G20 कंट्रीज। अब आज की लास्ट न्यूज़ पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली हुआ क्या था। अभी कुछ समय पहले हमारे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, याद आया, नवंबर में अपॉइंटमेंट हुआ था अरुण गोयल जी का, और विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर ये नियुक्ति हो गई थी, जो बात काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती हैं और जो अपॉइंटमेंट होती हैं उसके लिए 2015 में जो है पिटीशन भी फाइल किया गया था। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। ठीक है, तो उसी के बाद यहाँ पे कई सारी पिटीशंस दर्ज होने के बाद उनकी सुनवाई करने के लिए एक बेंच बनाई गई थी और उस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ। उस बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और CT रवि कुमार थे। इन लोगों ने एक फैसला लिया है कि आप किस तरीके से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन है इनकी नियुक्ति करोगे। तो इस नियुक्ति को करने के लिए आपको एक कमेटी की सलाह लेनी पड़ेगी और वो कमेटी कौन होगी? आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बोला है एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और इनकी सिफारिश के बाद आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कर पाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? ये बात यहाँ पे कही है, तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 324 में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे बोला है कि चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑब्वियस सी बात है, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो एक एडवाइजरी कमेटी से सलाह लेंगे और उनकी एडवाइस पे ही अपॉइंटमेंट करेंगे। ये जो एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो होंगे और आपके CJI होंगे। ठीक है ना, जिससे ये जो अरुण गोयल जी की अपॉइंटमेंट हुई थी विद इन 24 आवर्स, ऐसी कोई चीज़ आगे फ्यूचर में ना हो, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, सो ये हेडलाइंस है जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस की है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, नहीं तो हमारी PDF में तो ये सारी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी, आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। अंत में बात करेंगे केवल हम एक क्वेश्चन के बारे में। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है उसे गूगल भी करना पड़े। देखिएगा, अभी कई सारे वेटलैंड्स हो गए या वर्ड सेंचुरीज हो गई, उनमें वर्ड सर्वे कराया जा रहा है। तो रिसेंटली यहाँ पे धरोई वेटलैंड में भी वर्ड सर्वे कंडक्ट कराया गया। तो क्वेश्चन केवल इतना सा ही है कि धरोई वेटलैंड किस राज्य में आता है जहाँ पे वर्ड सर्वे कंडक्ट हुआ है? गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला? जो भी आंसर होगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे।
साथ ही साथ एक और क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि अभी वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड्स है, कितनी रामसर साइट्स भारत में अभी प्रेजेंट है। इस प्रश्न का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।